गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोग पर्यावरण को पढ़ लिए थे और आज हमारा पर्यावरण का नेक्स्ट लेक्चर है। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने पढ़ा था कि पर्यावरण वास्तव में क्या होता है और आप सब लोगों ने उसमें पढ़ा था पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण के बारे में जब हमने आपको इसकी डेफिनेशन से अवगत कराया था और बताया था कि हमारे आसपास का वह वातावरण जिनमें जैविक और अजैविक घटकों का समूह होता है वो मिलकर के हमारा क्या बनाते हैं, पर्यावरण बनाते हैं। तो इस चीज़ को आपने लास्ट टर्न पे समझ लिया था। दूसरी बात आ रही थी पारिस्थितिकी की। दूसरी बात इसमें आई थी पारिस्थितिकी की। पारिस्थितिकी का मतलब होता है इकोलॉजी, और कोई भी लॉजी हो, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। हम इको के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो वो पारिस्थितिकी कहलाती है। दरअसल होता क्या है कि हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारी वनस्पतियाँ, जीवधारी सब होते हैं और ये सब कहाँ रहते हैं, इनका आवास कैसा होता है, भोजन के लिए किन पर निर्भर रहते हैं, इसके अलावा किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इन सब का जो अध्ययन है वो विज्ञान की विशेष शाखा के अंतर्गत किया जाता है जिसका नाम है पारिस्थितिकी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। और लास्ट टाइम पे मैंने आपको ये भी बताया था कि इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। ये भी बात आपको पता हो गई थी। और इसी में एक और टर्म जुड़ जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। अब कोई भी जीवधारी हो, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, या कोई भी इस तरह का कोई भी जीवधारी हो, चाहे पेड़ पौधे स्वयं हो, ये बात तो निश्चित है वो जैविक घटक हैं क्योंकि उनमें जीवन पाया जाता है। निश्चित रूप से अगर वो जैविक घटक हैं बेटा, तो आप ये कहोगे कि उनका जीवन बगैर अजैविक घटकों से मिलकर तो नहीं बन सकता। जैसे कि कोई भी मान लिया प्राणी है तो क्या वो ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रह सकता है, वायु के बगैर जिंदा रह सकता है? आप कहेंगे सर नहीं रहेगा। क्या वो मिट्टी जो हमारे आसपास पाई जाती है उसमें उत्पादकता होती है, उसके बगैर अपना काम चला सकता है? आप कहेंगे नहीं चला सकता है। क्या वो प्रकाश के बगैर अपना काम चला सकता है? नहीं चला सकता है। तो कोई भी जैविक घटक हो, अजैविक घटकों से मिलकर के जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक अपना काम नहीं चला सकता है। तो जीवधारियों के लिए, प्राणियों के लिए जब जैविक और अजैविक घटक मिलते हैं तब उनके मध्य में हम अंतर संबंध को खोजते हैं। एक उनके जीवन का स्तर कैसा है, वो कैसे रहते हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र जैविक और अजैविक घटक मिलकर के एक हमारा तंत्र बनाते हैं, जिस कारण एक दूसरे के मध्य में जो पारस्परिक अंतर संबंध हैं इनका अध्ययन हम पारिस्थितिकी तंत्र के तहत करते हैं। तो जैविक और अजैविक घटकों के मध्य में अंतर संबंध की व्याख्या जो है पारिस्थितिकी तंत्र करता है, अर्थात जिसको हम इको सिस्टम कहते हैं। मैंने बताया जैविक घटक अजैविक घटकों के साथ मिलकर के एक सिस्टम, एक तंत्र को बनाते हैं और उन तंत्रों की जो अध्ययन है, अध्ययन की शाखा है जैविक और अजैविक घटकों के मध्य में जो अंतर संबंध है वो विज्ञान की विशेष शाखा जिसका नाम है पारिस्थितिकी तंत्र, इसके तहत किया जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए पारिस्थितिकी तंत्र का जो सबसे पहले प्रयोग किया था, जैसे कि आपने पारिस्थितिकी को देखा अर्नेस्ट हैकेल ने किया, इसी तरह पारिस्थितिकी तंत्र का भी प्रयोग एजी टांसले ने सन 1935 में किया था। एजी टांसले 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में उन्होंने बताया था। और हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमारे आसपास अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। कहीं पर्वत हैं तो कहीं पठार हैं, कहीं मैदानी इलाके हैं तो कहीं समुद्री इलाके हैं, कहीं जल एक साथ बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे उच्चावच देखने को मिल जाते हैं। कहीं पर आप देखेंगे तो घने जंगल हैं,
तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग इकोसिस्टम पाया जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्रों के भी कई सारे प्रकार हो जाते हैं। मरुस्थलीय इलाकों का पारिस्थितिकी तंत्र अलग होगा, पर्वतीय इलाकों का अलग होगा, जो नदी तालाब हैं, झरने हैं, इन सब के पारिस्थितिकी तंत्र अलग अलग होंगे, समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र अलग होगा। तो वो जब हम इकोसिस्टम में पढ़ेंगे तो उसको विस्तृत रूप में हम पढ़ लेंगे, क्योंकि कोई भी जीवधारी है अपने आप को सर्वाइव करने, जिस कंडीशन में वो सर्वाइव करता है, निश्चित रूप से उस जैविक और अजैविक घटकों के साथ मिलकर के एक संबंध बना लेता है, और उन संबंधों का अध्ययन मैंने बताया पारिस्थितिकी तंत्र करती है। एक विशेष स्थान पर पारिस्थितिकी तंत्र अलग अलग होता है। तो आपने देखा कि पर्वतीय इलाकों में अलग होगा, मैदानी इलाकों में अलग होगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र भी कई प्रकार का देखने को मिलता है हमको। और लास्ट टर्न पे हम बात कर रहे थे उत्पादकों की। सबसे इम्पोर्टेंट इकाई उत्पादक के बारे में हम चर्चा किए थे, और उसमें मैंने आपको बताया था कि उत्पादक जो होते हैं वो हरे पेड़ पौधे होते हैं, और हरे पेड़ पौधे मैंने बताया था एक विशेष प्रकार की क्रिया उनके अंदर होती है, जिसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब वो करते हैं तो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जल को अवशोषित करने के बाद अपने भोजन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन गैस क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। आपने इस रिएक्शन को पढ़ा था। ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंट में क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और इस दिन में जब जब भी सूर्य का प्रकाश होगा तब वो अपने भोजन को बनाएंगे। और आपको बता दें कि सनलाइट पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। सनलाइट लगभग 30 से 35 डिग्री अगर तापमान है तो आदर्श तापमान है फोटोसिंथेसिस का। आप इस बात को समझ सकते हैं। तापमान कम होगा तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया धीमी हो जाएगी, और जब टेम्परेचर सूर्य का प्रकाश होगा ही नहीं उस समय, जैसे रात का समय आप देखिए, उस समय फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है। लेकिन दिन में जो पेड़ पौधों ने अपने भोजन का निर्माण किया है, जब रात का समय होता है तो ये क्या करते हैं, इस भोजन को यूज में ले लेते हैं। इसकी जस्ट उल्टा प्रक्रिया होती है। वो C6H12O6 + 6O2, और उसके दौरान आप देखते होंगे 6CO2 और +6H2O। इस तरह से रात्रि काल में क्या करते हैं हरे पेड़ पौधे, ऑक्सीजन को मैंने बताया था श्वसन क्रिया के फलस्वरूप, श्वसन क्रिया में क्या करते हैं, इनका दहन होता है जब, तो क्या करते हैं, कोई भी जीवधारी, कोई भी जीवित प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब करने के बाद जब उनका दहन होता है तो CO2 गैस बाहर निकालते हैं। और जैसे कि आप ब्रीथ सांस लेते हो तो उस दौरान देखा होगा सर्दियों के मौसम में हल्का पानी आपको नजर आता होगा, तो वो जल भी उस दौरान निकलता है जो आपको दिखाई नहीं देता है। इसके अतिरिक्त जब भी दहन की क्रिया होती है तो उस दौरान उनको क्या होता है, भोजन का चूंकि उन्होंने यूज किया है ऑक्सीजन को सम्मिलित करते हुए, तो ऊर्जा भी उनको प्राप्त होती है, और उसी ऊर्जा के जरिए क्या होते हैं, वो अपना कार्य चलाते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि रात्रि में बहुत सारे पेड़ पौधे, जैसे कि पीपल के बारे में मिथ्य है, या नीम के बारे में, तुलसी के बारे में कहते हैं कि रात के समय में ऑक्सीजन देते हैं। ऐसा दरअसल कुछ नहीं है। रात में कोई भी पेड़ ऐसा नहीं है जो रात में ऑक्सीजन देता हो। दरअसल कुछ पेड़ ऐसे हैं जो रात्रि में एक विशेष प्रक्रिया करते हैं। सामान्य पौधों में आपने देखा कि ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया थी, ये श्वसन की क्रिया थी। तो श्वसन की क्रिया में क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन गैस को यूज कर रहे थे। ये आपने जैसा कि रिएक्शन के माध्यम से देखा। लेकिन कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं, जैसे कि आपने पीपल का नाम लिया, या तुलसी का आप नाम लेते हो, या नीम का नाम लेते हो। नीम तो औषधि गुणों से भरपूर होता है, प्राकृतिक कीटनाशक भी कहा जाता है। तो आप अगर इस बात को समझने का प्रयास करिए, ये रात में एक विशेष प्रक्रिया करते हैं। क्या होता है कि रात में CO2 को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, और ऐसे पेड़ बहुत कम हैं जो रात में CO2 को रात में भी अपने अंदर क्या करते हो, एब्जॉर्ब करते हो। तो रात में जब CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं तो उस समय एक मिलेट नाम का एक रसायन बना लेते हैं। और दिन के समय आपको, जैसे पीपल की मैं बात करूँ, शुष्क वातावरण में पनपता है वो, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया दिन में ना हो और अतिरिक्त जल की हानि ना हो, तो दिन में क्या कर लेता है, अपने स्टोमेटा, जो पर्णरंध्र रहते हैं, पत्तियों में जो छिद्र रहते हैं, उनको बंद कर लेता है। और जब पत्तियों में छिद्र बंद कर लेगा
तो आप कहेंगे सर फोटोसिंथेसिस की क्रिया कैसे होगी? रात्रि काल में CO2 को एब्जॉर्ब करके उसने एक विशेष रसायन बनाया था जिसका नाम है मिलेट। उसी रसायन का प्रयोग करके वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है। तो आप ये मिथ्या है बात कि रात के समय ऑक्सीजन गैस देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब कभी विस्तृत लेक्चर में हम इस बात की चर्चा करेंगे तो ये सारी बातें आपको क्लियर करेंगे। तो आपने देखा पेड़ पौधे विशेष प्रकार की क्रियाएं करते हैं, श्वसन की क्रिया भी देखी आपने, और ऊपर वाली क्रिया में आपने फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी देख ली है। तो उत्पादक क्या होते हैं? जो उत्पादन करते हैं, और जो भी उत्पादन करते हैं अर्थात जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वपोषी, क्योंकि अपना पोषण वो स्वयं कर सकते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहते हैं। और अगली बात आती है, मैंने बताया था कि उत्पादक अगर हैं, हरे पेड़ पौधे हैं, शाक अगर है, तो उनके खाने वाले भी लोग चाहिए, उनको कहते हैं उपभोक्ता। क्या कहते हैं? उपभोक्ता, कंज्यूमर। अब इस बात को आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, कंज्यूमर क्या है? उपभोक्ता क्या करते हैं? उपभोग करते हैं, और वो उपभोग आपके आसपास, आप इस बात को समझने का प्रयास करें, क्या उपभोग आपके आसपास सिर्फ पेड़ पौधों से ही होता है? हम जानते हैं पेड़ पौधों की पत्तियां भी खाते हैं, जड़ें भी खाते हैं, उनका तना भी खाते हैं किसी न किसी रूप में, वो हमारे भोजन आहार के रूप में, हमको साग के रूप में हम उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन क्या हमारे आसपास सारे जीवधारी केवल साग को ही खाते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, कुछ ऐसे भी हैं जो साग के अलावा मांस का भी सेवन करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दोनों का सेवन करते हैं। तो इस आधार पर उपभोक्ता जो होते हैं वो कई सारे टाइप्स के आ जाते हैं। लेकिन एक बात आपको इसमें कॉमन मिलेगी कि जो भी उपभोक्ता हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वो किसी न किसी चीज़ पर निर्भर अवश्य होते हैं। चाहे वो अपने ही श्रेणी के वर्ग के उपभोक्ता हों, उन पर निर्भर हो, या हो सकता है वो उत्पादकों पर निर्भर हो। इन पर डिपेंडेंसी हो सकती है, अपने ही श्रेणी के कुछ सदस्य होते हैं उन पर डिपेंडेंसी हो सकती है। तो उत्पादक जिन्होंने अपना भोजन स्वयं बनाया था वो स्वपोषी कहलाए, और ये अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? परपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परपोषी कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं उपभोक्ताओं के टाइप की। उसमें आ जाता है फर्स्ट टाइप का कंज्यूमर, प्रथम श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। इस चीज को भी आप समझने का प्रयास करना। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता क्या होते हैं? वह उपभोक्ता जो उत्पादकों पर सीधे तौर पर निर्भर रहते हैं, अर्थात जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, जो उन्होंने अपना भोजन बनाया है, उस पर निर्भर रहने वाले जीवधारी क्या कहलाते हैं? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, इसमें वे जीवधारी आएंगे जो शाकाहारी होते हैं, अर्थात जो शाक का आहार लेते हैं। जैसे कि आप देखें तो गाय है, भैंस है, बकरी है, खरगोश है, टिड्डा है, चूहा है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्राणी जो केवल शाक का आहार लेते हैं, जो केवल हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, ऐसे जीवधारियों को प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहा जाता है। और मैंने बताया कि ये क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, ये शाक का ही आहार करते हैं, इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। कुछ ऐसे भी उपभोक्ता होते हैं जो शाक का पूरी तरह से आहार नहीं लेते। जैसे कि आप इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, वो उपभोक्ता द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। इस बात को भी हम समझेंगे, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। आइए इस चीज को भी हम समझते हैं। ऐसे उपभोक्ता जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं। जैसे कि आप देखें टिड्डे को कौन खा जाता है? आप कहेंगे सर टिड्डे को खाने वाले हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं जो टिड्डे को खा सकते हैं। हम कह दें कि चूहा को कौन खा सकता है? आप कहोगे सर बिल्ली ही चूहे को खा जाती है। अगर हम कह दें कि यहाँ पर हिरन को अगर बात करें, हिरन को कौन खाएगा? हिरन भी प्राथमिक श्रेणी में आता है, तो हिरन को आप कहोगे भेड़िया खा जाता है। तो आप देखिए जो इनको खाने वाले होते हैं वो उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, अर्थात जो
प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को आहार के रूप में प्राप्त करते हैं वो उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। इसमें जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, पहला टाइप इसमें हम डाल लें, भेड़िया है, चूहे को खाने वाली बिल्ली है, इस तरह से और भी इसमें बहुत सारे आ जाएंगे। फिर बात आती है तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता क्या होते हैं। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं में कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे भी प्राणी आते हैं जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर तो निर्भर ही हैं, लेकिन कभी कभी वो उत्पादकों पर भी उनकी निर्भरता देखी जाती है। जैसे कि मनुष्य आप देखें तो मनुष्य क्या करता है कि कभी क्या मनुष्य तो सीधी तौर पे आप ये कह सकते हैं कि मनुष्य शाक का भी आहार कर लेता है और मांस का भी आहार कर लेता है। तो मनुष्य तो सर्वाहारी है, क्यों? क्योंकि वो हर चीज़ को आहार के रूप में ग्रहण कर सकता है। कुछ पर्सन्स को छोड़ करके उनमें अलग अलग गुण होंगे, लेकिन मनुष्य को अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो हर टाइप में उसका कहीं ना कहीं नेचर देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, इसमें थर्ड जो कंज्यूमर होते हैं, थर्ड टाइप्स के, इसमें वो उपभोक्ता आते हैं जो या तो प्रथम श्रेणी वर्ग के जो उपभोक्ता हैं उनको खा जाते हैं, या द्वितीय श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं उनको खा जाते हैं, और कभी कभी मौका मिल जाता है तो अपने ही श्रेणी के उपभोक्ताओं को निपटा देते हैं। आपने देखा होगा, जैसे कि आप देखें शेर क्या करता है? अपने ही श्रेणी के उपभोक्ताओं को खा जाता है। तो इस तरह के आप देखेंगे जो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, एक पूरी तरह से ये समझ सकते हैं कि वो सर्वोच्च मांसाहारी होते हैं, पूरी तरह से मांस का ही सेवन करते हैं। तो मांस के सेवन के कारण ये सर्वोच्च मांसाहारी कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रथम और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं और स्वयं वर्ग के जो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं उनका भी आहार के रूप में ग्रहण करते रहते हैं। इनको इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता कहा जाता है। अब हम इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं, और इस बात को आप समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, और उस कॉन्सेप्ट पर आप अच्छे से दिमाग लगाइएगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है, आइए इस बात को हम चर्चा करते हैं। वो कॉन्सेप्ट ये है कि कभी आपने इस बात का दिमाग लगाया है कि जो कोई भी प्राणी या जीवधारी है जो इस दुनिया में आया है, उसके अंदर कोई ना कोई, उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ खूबी होती होंगी, और उसकी बॉडी में क्या क्या खूबियाँ होती हैं उसको लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं आपके बीच में। अब जैसे हम घास का पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ते हैं, तो घास के पारिस्थितिकी तंत्र में आप देखे होंगे, जैसे मान लीजिए घास है और घास को खाने वाला टिड्डा है। घास को खाने वाला कौन है? टिड्डा है। टिड्डे को खाने वाला मेढक है। मेढक को खाने वाला क्या है? सर्प है। सर्प को खाने वाला क्या है? बाज है। और बाज को मान लिया खाने वाला शेर है। इस तरह से एक मैंने घास की खाद्य श्रृंखला, हमने घास के पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी बातों को, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम आपको क्लियर कराना चाह रहे हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट पर आप ध्यान देंगे तो एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी। इसमें ये सिर्फ एक हमारा सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, इसमें बहुत सारा नॉलेज आपके देखेंगे इसमें छिपा हुआ है। उस नॉलेज की अगर हम बात करें तो आप जानते होंगे कि घास सेलुलोज फॉर्म में होता है, और कोई भी जीवधारी हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जीव जंतु हों, सभी के अंदर एक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अवश्य पाया जाता है। आप इस बात को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिए। चाहे वो कोई भी जीवधारी हो, उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जरूर पाया जाएगा। साथ में जैसे मान लिया घास है, घास जब मिट्टी में उगेगी तो आपको मालूम होना चाहिए, मिट्टी में उगने के बाद मिट्टी में बहुत सारे खनिज लवण होते हैं, तो वो खनिज लवणों को क्या करेगा? मिट्टी से अवशोषित कर लेगा। मनुष्य है, मनुष्य में भी बहुत सारी चीज़ें, शाक को ग्रहण करने के बाद बहुत सारी चीज़ें स्वतः ही आ जाती हैं। तो उसमें देखेंगे कि सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है, इस तरह से नाइट्रोजन है, कैल्शियम है,
तो इस तरह से लगभग 22 से 25 पोषक तत्व तो इसमें मिल जाते हैं। आप देखेंगे तो जो घास है, घास सेलुलोज फॉर्म में होती है। तो मैंने बताया कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन युक्त एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है जिसको हम सेलुलोज कहते हैं। अब क्या होगा कि जब इस घास को ये टिड्डा खाएगा तो निश्चित रूप से आप कह पाओगे कि घास की जो एनर्जी है वो टिड्डे में जाएगी। सपोज दैट मैंने मान लिया कि सूर्य के प्रकाश का मान लिया 100% इस घास को मिल गया है। हालांकि मिलता नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। मान लिया सूर्य के प्रकाश का 100% घास ने प्राप्त किया हुआ है। तो आप इस बात को यहां समझने का प्रयास करेंगे। एक पारिस्थितिकी वैज्ञानिक है जिनका नाम है लिंडेमान। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जब भी किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है अलग अलग पोषण स्तरों में, तो वो अगली वाली ब्रांच में जब ऊर्जा जाती है तो ये वाला घास है, घास क्या करेगा, इस 100% एनर्जी का 90% यूज कर लेता है और अगली वाली सीरीज में केवल 10% देता है। अर्थात लिंडेमान ने जो नियम दिया था उस नियम को कहते हैं दशम नियम। कौन सा नियम कहते हैं? दशम नियम। यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछ दिया जाता है, इस बात को आप याद रखना। तो दशम नियम के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि सपोज दैट मान लिया जैसे घास को 100% एनर्जी मिली, तो क्या होगा कि आगे जो टिड्डा में जाएगी इसका केवल 10% अर्थात 1/10वां भाग। तो 100% का 10% आप देखेंगे तो 10 ही % होगा। इसका 10% मेढक को मिलेगा तो ये 1% ही इसको मिलेगा। अगर सर्प की बात करें तो 0.01% इसको मिलेगा, इसका 10वां भाग। बाज को इसका और 10वां भाग जाएगा तो 0.001% मिलेगा। और अगर हम शेर की बात करें तो ये 0.0001% मिलेगा। तो आपने देखा दशम नियम क्या कहता है कि जब भी यहां पर एनर्जी, तो मान लिया सूर्य की एनर्जी इसको घास को 100% मिल गई, तो अगली जो सीरीज में एनर्जी जाएगी वो उसका 1/10वां अर्थात 10% भाग ही देखने को मिलता है। 90% इस घास ने स्वयं यूज कर लिया, शेष 10% किसको दे दिया है? टिड्डे को दे दिया है। अब टिड्डे ने इस एनर्जी को प्राप्त किया, 10% मिलने वाली एनर्जी में से 90% उसने स्वयं ग्रहण कर ली और जो बचा उसका 10% क्या अगली वाली मेढक को दे दिया। तो इस तरह से देखेंगे लगातार ऊर्जा क्या होती जाती है, किसी भी खाद्य श्रृंखला में देखेंगे ऊर्जा लगातार कम होती चली जाती है। और आपसे अगर सवाल करता है कोई कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो आप बताएंगे एक दिशी होता है। क्यों? क्योंकि लास्ट तक आते आते लगभग ऊर्जा क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। घास को एनर्जी जो सनलाइट से मिली थी, सूर्य के प्रकाश से मिली थी, उसने 90% यूज किया और 90% यूज करने के बाद जो शेष 10% बचा वो उसको दे दिया। अब जो इसको मिला है उसका 90% स्वयं यूज करेगा, से 1/10वां हिस्सा इसको दे देगा, फिर 1/10वां हिस्सा ये इसको दे देगा, 1/10वां हिस्सा इसको दे देगा। इस तरह से आप देखेंगे लगातार ऊर्जा क्या होती जाती है? कम होती चली जाती है। और ये कहा जाता है ऊर्जा का दशम नियम, जिसको किसने दिया था? लिंडेमान, जो पारिस्थितिकी वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसको दिया था। अगर हम इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा आपको जो है अच्छा लगेगा। वो कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लिया आपने घास को क्या कर दिया, घास के अंदर आपने रासायनिक दवाओं का छिड़काव कर दिया, तो क्या होगा? घास को खाने वाला जो टिड्डा है वो बीमार हो जाएगा, टिड्डे को खाने वाला मेढक है वो भी बीमार हो जाएगा, मेढक को खाने वाला सर्प है वो भी बीमार हो जाएगा, तो बाज है वो उसको खाएगा वो भी बीमार हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि पूरी सीरीज डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों? क्योंकि घास के से निर्भर रहने वाले लोग ये हैं, इस पर रहने एक दूसरे की पारस्परिक निर्भरता के कारण, एक दूसरे का भोजन प्राप्त करने के कारण पूरी खाद्य श्रृंखला हमारी क्या हो जाती है? पारिस्थितिकी तंत्र में डिस्टर्ब हो जाती है, जो आपने देखा किसी कीटनाशक दवाओं के सेवन के कारण होता है। ऐसा आपने कई बार सुना होगा कि गिद्ध जो हैं इस समय जो विलुप्त होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, लगभग ना के बराबर इनकी संख्या बची हुई है। दरअसल इसके पीछे वजह क्या रीजन है? उसके पीछे यही वजह है। वजह यह है कि जैसे मान लिया अब आपको सिर दर्द हुआ, आपने क्या किया? पेन किलर लिया। आप ऐसी बहुत सारी दवाओं का सेवन करते हैं जो नुकसानमंद होती हैं। मान लिया आपने दवा खाई, आप यहाँ पर हैं सीरीज में, उसके बाद नीचे वाला जो आपका पोषण ग्रहण करेगा तो उसके अंदर वो जाएगा, और जब उसके अंदर जाएगा उसको कोई खाएगा, उसके अंदर जाएगा, तो क्या होगा? वो लगातार हमारी जो चेन है उसको क्या करता रहता है? डिस्टर्ब करता रहता है। और आपने देखा होगा डाइक्लोफेनेक जो दवा है जानवरों को दी गई, और डाइक्लोफेनेक दवा के रूप में बाद में बहुत सारे जो है हमारे जीवधारी हैं
जो उनको खाने के बाद उन्होंने खाया, नेक्स्ट सीरीज में जब हो गई तो जैसे आप देखें गिद्ध वगैरह हैं, डाइक्लोफेनेक दवा के सेवन के कारण क्या होते गए, खत्म होते गए। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि पूरी सीरीज, अगर आपकी खाद्य श्रृंखला में कोई एक चीज आपने डिस्टर्ब कर दी है तो उस पर निर्भर रहने वाले, जो पारस्परिक निर्भरता रहने वाले प्राणी हैं, उन सब में भी चेन क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। और इस चीज को भी आप यहां पर समझने का प्रयास करिएगा। वो चीज ये है कि कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जो, जैसे मान लिया टिड्डा मर गया या मेढक मर गया या सर्प मर गया या बाज मर गया, शेर मर गया, इनके मरने के बाद उनको खाने वाले प्राणी हैं और जिनको हम लोग क्या कहते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं अपमार्जक, स्पेंजर, क्या कहते हैं, अपमार्जक। अपमार्जकों का कार्य क्या है, जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं, जैसे मान लो टिड्डा मर गया तो टिड्डा क्या हो जाएगा, या मेढक है मेढक, या सर्प है या बाज है या शेर है, ये सारे लोग जब मर जाएंगे तो मरे हुए जीव जंतुओं को क्या करता है, खाता रहता है। जैसे कि आप देखे होंगे इसमें बाज आ जाता है, गिद्ध आ जाता है, और आप देखोगे तो बाज गिद्ध के अलावा इसमें बाज आ गया, गिद्ध आ गया, और भी आप देख पाओगे कौवा है, चील है, ये भी इसमें आ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये मरे हुए जीव जंतुओं को क्या कर देते हैं, खाने लगते हैं। मरे हुए जीव जंतुओं को खा करके जो है आगे की सीरीज है उसमें मिलाते हैं, आगे भी उसको मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल इसमें और भी जो बातें रह गई वो मैं आप लोगों के बीच में करना चाह रहा हूं। वो ये है कि इस बात को आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि जैसे मान लो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितने भी आपके इस तरह से पोषक तत्व थे, वो पोषक तत्व लगातार यूज हो रहे हैं हमारी खाद्य श्रृंखला में, लेकिन वो जा कहाँ रहे हैं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। वो ये बात ये है कि हमने प्रथम श्रेणी को उपभोक्ता पढ़ा, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता पढ़ा, तृतीय श्रेणी का पढ़ा। जो एनर्जी हम ले रहे थे, एनर्जी के बाद जो हमको पोषक तत्व मिल रहे थे, जो हमारे खाद्य पदार्थ मिल रहे थे, उन खाद्य पदार्थों को आप देखें तो खाद्य पदार्थ कभी खत्म नहीं होते। कार्बन खत्म नहीं होता, हाइड्रोजन खत्म नहीं होता, ऑक्सीजन खत्म नहीं होता, वो बार बार आता रहता है। कहाँ से आता रहता है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आपको इसमें इस बात को समझने के लिए समझना पड़ेगा अपघटकों को। किसको समझना पड़ेगा, अपघटक क्या होते हैं। कभी आपने इस बात का दिमाग लगाया है कि जो हमारे जीवधारी मर जाते हैं और मरने के बाद देखा होगा, मैंने बताया कि अपमार्जकों ने मरे हुए जीवधारियों को खा लिया, जो शेष बचा भाग है उसको कौन खाता है, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, जो मरे हुए हमारे डेड बॉडीज थी उनको खाते हैं, और खाने के बाद क्या करते हैं, उनको मिट्टी में मिला देते हैं और वायुमंडल में मिला देते हैं। अर्थात जो इनकी सबकी डेड बॉडी थी, इनकी सबकी डेड बॉडी को इन्होंने खाया, और खाने के बाद जो शेष बचा उसको किसने खाया, अपघटकों ने खाया। वो अपघटक क्या करते हैं, अपघटक अगर यहां पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक जटिल कार्बनिक यौगिक था, उस जटिल कार्बनिक यौगिकों को मरने के बाद अपमार्जकों ने क्या किया, खाया, तो उसको थोड़ा सा और सरल के रूप में जो पदार्थ होंगे इनके अंदर सरल अणुओं में बदलेगा, और अपघटक क्या करेगा, वो जो शेष बचेगा उन सारी चीजों को खाने के बाद क्या कर देगा, जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल अणुओं में बदलने का कार्य करेगा, और जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल अणुओं में बदलने के बाद उसको मिट्टी में मिला देगा, और क्या हो जाएगा, मिट्टी में मिलाने के बाद कुछ पोषक तत्व तो कहाँ आ जाते हैं, हमारे वायुमंडल में आ जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, अपघटक। अगर ये वास्तव में ना होते तो आप सोचें कि जैसे हमारा पेड़ पौधा सड़ गया, सड़ने के बाद फिर उसको या मान लिया कोई डेड बॉडी जो है खत्म होगी, खत्म के बाद चील और कौवे ने खाया, उसके बाद जो शेष बचता वो खत्म कैसे होता, ऐसा ना होता बहुत सारी डेड बॉडी एक साथ जमा हो जाती है एक जगह पर। अगर सब बहुत सारी डेड बॉडी जमा हो जाती तो बहुत सारी बदबू आती, तो उसको एडजस्ट करने का कार्य कौन करता है, अपघटक क्या करते हैं। जो अपघटक एक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, जैसा कि मैंने बताया जीवाणु इसमें होता है हमारा, अगर आप देखेंगे तो इसमें केचुआ भी इसी श्रेणी में आ जाता है। तो आप देखेंगे तो अपघटक जो होते हैं वो क्या करते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिकों को तोड़ करके सरल अणुओं में बदल देते हैं, और उसको कहाँ मिला देते हैं, मिट्टी में और वायुमंडल में मिला देते हैं। तो आपने देखा, आपने क्या देखा, ये जो जटिल कार्बनिक यौगिक घास सेलुलोज फॉर्म में था,
जब सेलुलोज फॉर्म में था, जब टिड्डे के अंदर गया, मेढक के अंदर गया, सर्प के अंदर गया, बाज के अंदर गया, शेर के, जब ये मर गए तो इनको इन्होंने खाया। उसके बाद जो इनको खाने के बाद अपघटकों ने खाया, और अपघटकों ने क्या किया, उनको और सरल अणु में तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद कहाँ मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। और जब आपने देखा कि इन्होंने जब इसको मिट्टी में मिला दिया तो इसी मिट्टी में क्या हो जाता है, पुनः उगता है एक पौधा। तो आपने देखा अपघटकों ने क्या किया, जो जटिल कार्बनिक यौगिक थे उनको तोड़ करके सरल अणुओं में बदल दिया, वायुमंडल और मिट्टी में मिला दिया। इसी मिट्टी में पुनः उगता है एक पौधा या उसी घास। इस तरह की जो उत्पादक हैं वो उसी मिट्टी से क्या करते हैं, पुनः उन खाद्य पदार्थों को लेते रहते हैं। तो इस प्रकार आपने क्या देखा, आपने देखा कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, पदार्थों का चक्रीकरण होता है। पदार्थों का क्या होता है, चक्रीकरण होता है। जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या होते हैं, पुनः उस मिट्टी में आ जाते हैं। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाती है। क्या कहलाती है, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाती है। तो अगर आपसे कोई कहे कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में खाद्य पदार्थों का क्या होता है, खाद्य पदार्थों का चक्रीकरण होता है। खाद्य पदार्थों का क्या होता है, चक्रीकरण होता है। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी में मिले उसी मिट्टी में पुनः क्या उगेगा, एक पौधा उगेगा, और जो फिर से एक नई सीरीज को जन्म दे देगा। तो आपने इस बात को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि अपघटक क्या होते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इस प्रकृति में। इसीलिए इनको कहा जाता है प्रकृति का मेहतर। ये हमारी प्रकृति के क्या कहलाते हैं, मेहतर कहलाते हैं। और मैंने आपको बताया इसमें सूक्ष्म जीव आएंगे, आप कवक आएंगे, जीवाणु आ जाएंगे, केचुआ भी इसी सीरीज में आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे अपमार्जकों में आपने पढ़ा, बाज पढ़ा, गिद्ध पढ़ा, कौवा पढ़ा, चील पढ़ा, ऐसे बहुत सारे केकड़े होते हैं, और भी जीव होते हैं जो अपमार्जकों में आ जाते हैं। तो अपमार्जक और इनमें अंतर क्या है बेसिक, अगर आपसे कहा जाए कि जो स्क्वेंजर होते हैं जिनको अपमार्जक कहते हो, और डिकम्पोजर जिनको अपघटक कहते हैं, उनमें बेसिक अंतर क्या है। इनमें दोनों में बेसिक अंतर यही है कि अपमार्जक क्या करते हैं, ये भी मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं, मरे हुए जीव जंतुओं को ये खाते हैं, और इसके बाद जो शेष बचता है, अपघटक डिकम्पोजर क्या करते हैं, उनको खा करके सरल अणुओं में बदल करके मिट्टी में मिला देते हैं और वायुमंडल में मिला देते हैं। तो अपघटकों का कार्य इसमें प्रमुख है, और ये इस तरह से एक दूसरे से अलग हैं। अपमार्जक क्या करेंगे, अपमार्जकों में ये क्षमता नहीं होती है कि उनको मिट्टी में मिलाएं, वायुमंडल में मिलाएं। चक्रीकरण करने का जो मुख्य कार्य किसने किया, वो अपघटकों ने किया। और पुनः देखा जब मिट्टी में ये पोषक तत्व मिल जाएंगे तो पुनः उस पर क्या उगेगी, घास उगेगी। इस प्रकार आपने देखा कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में सदैव खाद्य पदार्थों का क्या होता है, चक्रीकरण होता है। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी ऐसे ही गाना नहीं बना है कि खिलौना माटी का, मिट्टी का खिलौना अगर मिट्टी में ही मिल जाता है, आपने देखा मिट्टी से उगी कोई चीज़ पुनः मिट्टी में मिल गई, तो ये गाने ऐसे नहीं बने। इस बात को समझने का आप प्रयास करिएगा। खैर, आते हैं अपने आगे की टॉपिक में। आपने यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखी। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जिसको मैं आप लोगों के बीच में चर्चा करने वाला हूँ, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि आप इस खाद्य श्रृंखला को ध्यानपूर्वक देखें। अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे कि आप देखे होंगे जो बीज होता है वो स्टार्च फॉर्म में होता है। स्टार्च भी एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। स्टार्च के रूप में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जरूर होगा उसमें। और जब वो बीज किसी मिट्टी में जाएगा तो मिट्टी में पोषक तत्व जो हैं, जो खनिज लवण हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो जल के जरिए, जड़ों के जरिए वो शोषित करेगा। तो उसमें और सारे पोषक तत्व, मैंने बताया कि लगभग 20-22 पोषक तत्व लगभग आ जाते हैं उसमें, और वो एक खाद्य श्रृंखला के जरिए आगे की चेन में लगातार जाते रहते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि घास खाने वाले जो शाकाहारी, जैसे टिड्डा ले लें, या घास खाने वाली गाय ले लें, या घास खाने वाली बकरी ले लें, तो जो घास खाने वाले शाकाहारी प्राणी हैं, घास एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। और जटिल कार्बनिक यौगिक होने के कारण, किसी भी जटिल कार्बनिक यौगिक होने के कारण जब आप उसको आहार के रूप में ग्रहण करते हैं तो उसका पाचन करना थोड़ा कठिन होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी शाकाहारी प्राणी होते हैं, भोजन पाचन के लिए हमारी छोटी आंत सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है। उन सब की
जितने भी शाकाहारी प्राणी होते हैं उन सबकी छोटी आंत क्या होती है, बड़ी बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि छोटी आंत प्राकृतिक रूप में आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं, क्योंकि जटिल कार्बनिक यौगिकों को ग्रहण करते हैं और जटिल कार्बनिक यौगिकों में पाचन में दिक्कत आती है, तो पाचन को उचित रूप में बनाए रखने के लिए छोटी आंत को क्या बनाया जाता है, बड़ा बनाया जाता है, ताकि आसानी से पाचन हो सके। अगर मैं कह दूं कि जो शाकाहारी प्राणी है उसकी छोटी आंत बड़ी होगी, कि जो मांसाहारी, जैसे शेर को हम ले लें, शेर की छोटी आंत बड़ी होगी, तो आपको मालूम होना चाहिए मांस को पचाना आसान होता है। क्यों? क्योंकि मांस वसा में घुलनशील होती है। मांस को पचाना आसान, आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठ जाना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मांस को पचाना आसान है, क्यों? क्योंकि वसा में वो घुलनशील है। तो जब मांस के सेवन करने वाले जो भी प्राणी होंगे, उनको जब अपने आहार को पचाना आसान है, तो उनकी छोटी आंत छोटी होती है। अगर सवाल आया कि शाकाहारी जीवधारियों की छोटी आंत बड़ी होती है या मांसाहारी, तो आप कहोगे शाकाहारी प्राणियों की छोटी आंत बड़ी होती है। इसलिए क्यों? क्योंकि ये शाकाहारी जो प्राणी शाक का आहार करते हैं, और शाक जटिल कार्बनिक यौगिक है, जिसको तोड़ने के लिए, भोजन का पाचन करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो इस कारण छोटी आंत क्या होती है, बड़ी होती है, भोजन के पाचन में मदद करती है। तो जितने भी शाकाहारी प्राणी होंगे उन सबकी छोटी आंत क्या होती है, बड़ी होती है, अपेक्षाकृत जो मांसाहारी प्राणी है उनकी अपेक्षा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप दिमाग में रखिएगा। तो निश्चित ही आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आपको जो सारी चीज़ें छूट रही होंगी मैं अगले लेक्चर में दूंगा। और मैंने आपको बताया जैविक घटक को लगभग मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं अजैविक घटकों की बात करूंगा। अजैविक घटक में कौन कौन से ऐसे घटक हैं, कैसी निर्भरता है एक दूसरे के साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।